So yesterday we discussed about the concept of the limitations of the Rutherford model of atom. ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या limitations discuss की थी, that he was not able to explain the stability of atom, Rutherford model of atom. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी एटम में अरेंज है, प्लस he also didn't give any idea of the atomic spectra. उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी कुछ नहीं बताया. ठीक है, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस है. अब इन लिमिटेशंस को किसने ओवरकम किया था? बोहर मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम स्टडी करते हैं अब कि कैसे उसने एटम की स्टेबिलिटी बताई, कैसे उसने इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर बताया, अरेंजमेंट बताया है, और कैसे हर एक का स्पेक्ट्रा जो है वो एक्सप्लेन किया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बोहर मॉडल ऑफ एटम. कुछ पार्ट इसका पहले भी पढ़ के आए हो, बोहर मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ. दैट फर्स्टली दिस मॉडल इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. ठीक है, ये मॉडल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को एप्लीकेबल है. जैसे हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो जाएगी हीलियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 3 पॉजिटिव, जो मैंने आपको कल भी बताया था. ठीक है, हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो जब आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अगेन वो हाइड्रोजन को रिजेंबल करेगा. इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, जब आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे अगेन इट विल बी लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यानी कि ये जो बोहर मॉडल का कंसेप्ट है ये सिर्फ लिमिटेड है टू 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. ठीक है, फर्दर फर्स्ट पोस्टुलेट आपने पढ़ा ही हुआ है कि किसी भी एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनको हम शेल्स कहते हैं, KLMN शेल्स या 1 2 3 4 शेल्स कह देते हैं हम इनको. ठीक है, as long as electron is present in these particular shells. ठीक है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर शेल में है तो जो उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम नहीं बता सका. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हमने क्या कहा था कि जब जो आपका इलेक्ट्रॉन है when it is moving continuously a stage will reach when its energy will be very low and finally it will fall. ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर जाए. तो क्यों नहीं करता? तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी एक शेल में, ठीक है, किसी एक शेल में, तब तक जो उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट, ना उसकी एनर्जी कम हो रही है ना उसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है. ठीक है, एनर्जी का चेंज कब होगा? when the energy of the system or the electron will change when the electron is basically undergoing some transition from one energy level to another energy level. ठीक है, सपोज ये K शेल है, ये L शेल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब K से L में गया या कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो L से K में आया तब इसकी जो एनर्जी है वो चेंज होगी. ठीक है जी, तब इसकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी. तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं कि जहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो K से L शेल में जा रहा है, तो ये वाला केस लेते हैं. लेट इट बी E1 एनर्जी लेवल एंड दिस इज E2 एनर्जी लेवल. तो जो हमारे पास एनर्जी का चेंज आएगा दैट विल बी E2 माइनस E1. ठीक है जी, क्लियर? तो ऐसे हम एनर्जी चेंज जो है वो निकालते हैं. ये जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स हो जाती हैं, ये ग्राउंड स्टेट हो जाती है. ठीक है, सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इट बेसिकली एब्जॉर्ब्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्वांटास की फॉर्म में जब वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है. ठीक है, एंड दैट स्टेट वी कॉल्ड एज क्वांटास. ठीक है, और एनर्जी स्टेट्स कह देते हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट्स कह देते हैं. ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको नेट एनर्जी देगा. ओके, राइट? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है तो उसकी एनर्जी ना लॉस होगी ना गेन होगी, बट एनर्जी का लॉस और गेन कब होगा? जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा. ठीक है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वापस आएगा. ठीक है, ओनली देन द एनर्जी चेंज विल बी देयर.
Now the next point that is very very important, that is related to the angular momentum. ठीक है, और ये जो हमारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी कांस्टेंट है, that are having the constant energy, they are associated with some fixed amount of angular momentum. ठीक है जी, ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, जिनकी एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इनकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ वही एनर्जी ऑर्बिट्स को परमिट करना है। ठीक है, ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स दे आर एक्सेप्टेड जिनकी एंगुलर मोमेंटम होगी फिक्स्ड, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोमेंटम आपने पढ़ी होगी लास्ट टाइम फिजिक्स में, दैट इज m into v, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब आती है? जब कोई बॉडी जो है वो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूमती है। ठीक है, whenever a body it rotates or moves around a fixed axis, जैसे ये है, इसके अराउंड कोई बॉडी घूम रही है। ठीक है, मोशन ऑफ द फैन, मोशन ऑफ द व्हील, ठीक है, मोशन ऑफ द टॉप, रोटेटिंग टॉप होते हैं। ठीक है, तो इन सब का मोशन जो किसमें आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम में, जहां पर बॉडी जो है वो एज अ सर्कुलर मोशन में घूम रही है एक फिक्स्ड चीज के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, न्यूक्लियस फिक्स्ड है। ठीक है, उसके अराउंड जो है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर सेइंग दैट द एंगुलर मोमेंटम, अब यहाँ पर एंगुलर है तो आर आ जाएगा रेडियस। ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है उसका हम रेडियस ले लेंगे, दैट इज द आर। ओके, सो mvr, the angular momentum should be equal to, or that should be the perfect, the integral of h upon 2 pi r। ठीक है, जो आपकी एंगुलर मोमेंटम है that should be in the whole number multiple of h upon 2 pi। Clear? h upon 2, this expression is very very important, हम इसको आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इट मस्ट बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी कि n कैन वेरी फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने होल नंबर मल्टीपल लेना है उसका h upon 2 pi का। नाउ नेक्स्ट थिंग that is again very very important and we will be using this for the hydrogen spectrum। ठीक है, तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एनर्जी निकाली है for the atom, that is minus RH 1 over n square। This is very very important formula, we will be using this formula। ठीक है, अब यहाँ पर जो RH लिखा है, this is Rydberg constant। ठीक है जी, and again it is a value of energy state। फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 तक जा सकती है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 into 10 raised to the minus 18 जूल। ठीक है, एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम आगे मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो जो एनर्जी निकाली गई है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन एनी स्टेशनरी स्टेट, जब तक वो एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट मींस जहां पर उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी एनर्जी इतनी रहेगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ द शेल। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके राइट, तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। देखो RH पे डिपेंड कर रही है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। ओके, now the next thing is for the achievement of Bohr model of atom। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम में एक तो हमने स्टेबिलिटी का पॉइंट एक्सप्लेन किया है अचीवमेंट्स में। ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया ना कि कैसे जो एटम है वो स्टेबल है। एटम कैसे स्टेबल है? क्यों? उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो स्टेशनरी स्टेट्स में घूम रहे हैं, और जब तक वो एक स्टेशनरी स्टेट में घूमते हैं तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू लूज और गेन एनी एनर्जी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एनी स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, सेकेंड हम फॉर्मूला देखते हैं, राइट।
द फॉर्मूला फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड द एमिशन ऑफ फोटॉन्स। यानी कि अब जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ फोटोन, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग अ फॉर्मूला दैट इज शोइंग यू द फ्रीक्वेंसी और द वेव नंबर और वेवलेंथ, ठीक है। तो हम ये एक फॉर्मूला करेंगे जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस फोटोन की उस इलेक्ट्रॉन ने ली है कि एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में जाएगा। फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट इट इज गोइंग टू द अनदर एनर्जी स्टेट। तो लेट अस डिराइव दैट फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अभी जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, तो पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम अभी पढ़ के आए हैं, ओके। लेट डेल्टा ई एफ माइनस ई आई, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था E2 माइनस E1 स्टेट वाला, ठीक है। तो E2 माइनस E1 कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहां से हम डेल्टा ई की वैल्यू लिखेंगे। अब ई की वैल्यू हमें पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ ई एन, ठीक है। तो माइनस आर, यहाँ पर एन है तो यहाँ पे आर एन, ठीक है, एन एफ स्क्वायर। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कैन आई राइट दिस लाइक दिस? लिख सकते हैं हम इसको। अगर मैं ये वन भी हटा दूं तो सिंपली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया मैंने। आर एन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आर एच जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये वाला माइनस लिखा, अगेन ये वाला माइनस आएगा एक ओवर एन आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चेंज करके लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर एच एन आई स्क्वायर माइनस आर एच एन एफ स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब v की वैल्यू लिख लेते हैं। हमने पढ़ा ना E is equal to h nu, we have studied according to the Planck's quantum theory, E is equal to h nu हमने पढ़ा हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा E अपॉन h, ठीक है जी। डेल्टा E की वैल्यू हमारे पास ये है, जहां से हम RH को बाहर निकाल देते हैं और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। RH दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया और उसकी वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है 2.18 × 10⁻⁻18, ठीक है। क्लियर? ये नीचे है H 6.626 × 10⁻34, ये पुट कर दिया। Ni और Nf बच गए हैं, ठीक है। कैन आई राइट इट Ni स्क्वायर माइनस 1 ओवर Nf स्क्वायर, ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज को, यू विल बी गेटिंग 3.29 into 10⁻15, ये सारी चीज एज इट इज आ जाएगी, Ni स्क्वायर माइनस Nf स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमने निकाल ली है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हम निकालते हैं वेव नंबर। हमने वेव नंबर का रिलेशन एक्चुअल में बताना है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये हमें पता है, हाँ जी, निकाला था ना हमने एक्सप्रेशन, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। अब इसमें से 1 बाय लैम्डा को क्या मैं लिख सकती हूँ, सी न्यू बार विच इज वेव नंबर, ठीक है। मैं वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ ना इसको, वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा, ओके। तो यहाँ से वेव नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू बाय सी। तो ये मैंने न्यू की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, तो वो हम पुट कर देते हैं 3.29 × 10⁻15, 1 ओवर Ni स्क्वायर माइनस 1 ओवर Nf स्क्वायर, नीचे आ जाएगा C 3 × 10⁸, ठीक है जी। सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो यहाँ से जो वेव नंबर की वैल्यू आएगी, अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये एक्सप्रेशन अब याद रखना है, 1.09677 into 10⁻7, ठीक है। We have to learn this expression now. This is very very important.
1/ni² माइनस 1/nf²। और वेव नंबर की वैल्यूज जनरली हम मीटर इनवर्स में देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन हमने याद रखना है। दिस एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 1.09677 × 10⁻⁷ 1/ni² माइनस 1/nf² per meter. For the energy of electron, the expression is further modified as like this. ठीक है, this is for the kilojoule mole. ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। E1 की वैल्यू दैट इज 1312। ठीक है, क्योंकि N की वैल्यू तो 1 ही है। ओके, सो दिस इज kg per mole. E2 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? -1312 डिवाइडेड बाय 2²। ठीक है, जब हम सेकेंड एनर्जी स्टेट में हैं तो 2 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। द वैल्यू इज -328 किलोजूल पर मोल। थर्ड एनर्जी स्टेट में गए तो N की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज -145.8 किलोजूल पर मोल। तो व्हाट यू सी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जो एनर्जी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, प्लस द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर फर्स्ट एनर्जी शेल यहाँ पर है, E1 यहाँ पर है, तो E2, E3, E4, ठीक है, ऐसे जो इनकी स्पेसिंग है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। ओके, so this is E3, E4. So spacing between each energy level it will be decreasing. ठीक है जी, why we have placed a negative sign here? यहाँ पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? Do remember one thing, whenever there is the force of attraction between the things, energy is always released. ठीक है, जब भी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होगी, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जितना खुशी खुशी न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने देगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। ओके, सो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड इन द अट्रैक्शन प्रोसेस। बट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, जैसे हम ऊपर बात कर रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट्स की जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है। ठीक है, रिपल्शन हो रही है ना, यू कैन सी एनर्जी जो है वो नेगेटिव, कम नेगेटिव हो रही है। फाइनली वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव में जानी शुरू हो जाएंगी। अब पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ रही है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल हो। आर यू गेटिंग? एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड इन द अट्रैक्शन प्रोसेस। तो अगर नेगेटिव ज्यादा है, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर अट्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। बट धीरे धीरे जब वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आनी स्टार्ट हो जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि जो रिपल्शन है, रिपल्शन फैक्टर इज मोर नाउ। ठीक है, तो रिपल्शन फैक्टर के कारण हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो जो सिस्टम है उसको हम स्टेबल कर सके, हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी है फर्स्ट स्टेट के लिए मैक्सिमम नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द अट्रैक्शन प्रोसेस। बट सेम फॉर द अदर वैल्यूज जहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज्ड है वो कम नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यूज जानी शुरू हो जाती है। ओके, दैट मार्क्स द रिपल्शन। क्लियर होगी ये चीज? Yesterday we studied about the hydrogen spectrum. मैंने आपको सीरीज बताई थी ना, लाइमन बाल्मर पास्चन एक्टिविटी फंड हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो अब उनकी अट्रैक्शन और उनकी देख लेते हैं कि कैसे एक्साइट होती है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द लाइमन सीरीज, मैं एक बताऊंगी, बाकी आपने घर से करके लानी है सारी। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द एनर्जी स्टेट्स।
ये 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। स्पेसिंग कम करते जाना है हमने धीरे धीरे। अब लाइमन सीरीज के लिए, जो हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज है, उसके लिए जो N1 है और N2 की वैल्यूज हमने बतानी। तो N1 फॉर द लाइमन सीरीज इज 1, ठीक है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिटर्न होके कहां पर आएगा, N1 पे आएगा। N2 जा कहीं पे भी सकता है, 2 3 4 5 6 7, सो 2 से कहीं पर भी वो जा सकता है। ओके ओके, तो 2 से उसने 1 पे आना है, अगर वो 3 पे है तो भी उसने 1 पे आना है, अगर वो 4 पे है तो भी उसने 1 पे आना है, 5 पे है तो भी उसने 1 पे आना है, ठीक है। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन। बाल्मर सीरीज के लिए सेकंड सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए N1 हो जाएगा 2 और N2, बाकी एनर्जी स्टेट्स 3 4 5 से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है अब वो 2 स्टेट पे आएगा, ठीक है। N4 से 2 पे, N5 से 2 पे, N6 से 2 पे आएगा, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके स्पेक्ट्रम्स आएंगे दैट विल मार्क द बाल्मर सीरीज। सिमिलरली पास्चन के लिए आपने बनाना है अब 3, 5 से भी 3 पे आएगा, 6 से भी 3 पे आएगा, 7 से भी 3 पे आएगा, तो दैट इज द पास्चन सीरीज, ठीक है। बाकी दो सीरीज के लिए आपने घर से ये डायग्राम बना के लाना, ब्रैकेट एंड पी फंड के लिए। तो पास्चन के लिए N1 हो गया 3 एंड N2 हो गया, बाकी जितने भी ऊपर स्टेट्स हैं 4 5 6 7, ठीक है बेटा। तो ये हमने याद करनी है क्योंकि हमें इन सीरीज के लिए N1 N2 की वैल्यूज हार्डली गिवन होती है। अगर नहीं गिवन है तो दैट मींस वी आर सपोज टू राइट फ्रॉम आवर ओन कि N1 1 है और N2 2 है, ठीक है। अगर आपको नहीं गिवन है तो फिर हमने खुद ही मान के चलनी है ये सारी चीजें। N1 उसके लिए 1 होगा, इसके लिए N1 2 होगा, इसके लिए N1 3 होगा, ठीक है जी। ओके, तो बाकी दोनों सीरीज के लिए आपने घर से मार्क करके लानी। ओके, चलिए।